नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव। दोस्तों, शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। घर घर शहनाइयाँ बज रही हैं, लोग विवाह की तैयारियां कर रहे हैं और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने में आता है कि कई घर या कई परिवार ऐसे होते हैं जहां पर विवाह के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लड़का लड़की काबिल भी होते हैं लेकिन फिर भी उनका विवाह संबंध नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आखिर ये संभव नहीं हो पा रहा है? और विवाह अगर हो भी जाए तो विवाह अच्छी तरह से चलता रहे, उनके संबंध मधुर बने रहें, इसके लिए क्या उपाय वास्तु के अनुसार हो सकते हैं? ये सब जानने के लिए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तुविद प्रयास मंगल जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि विवाह के संबंध कैसे मधुर बने रहें और विवाह अगर नहीं हो पा रहा है तो वो कैसे हो सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि लड़का लड़की काबिल हैं, कुंडलियाँ भी मिला ली हैं, मतलब ज्योतिष के अनुसार जो उपाय होने चाहिए वो कर लिए हैं, लेकिन फिर भी विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, शादी संबंध नहीं हो पा रहे हैं कई परिवारों में। तो वो क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे कि उनका शादी संबंध है वो हो पाए? मान के चलो आपकी कुंडली में गुरु अच्छा बैठा है, सप्तमेश है, सब कुछ बात है, उसके बाद भी आपकी कुंडली में या आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे, उसका मुख्य कारण वास्तु है। जैसे कि आपके घर के ईशान कोण में जिसमें गुरु ग्रह का वास होता है, अगर वहाँ लेट बात बने हैं या रेड कलर है या कोई भी एंटी एलिमेंट है, तब निश्चित रूप से आपके विवाह में विलम्ब होगा। अब बात रही कि विवाह के लिए जो मेन स्थितियाँ होती हैं, विवाह जो आता है वह लाते हैं समाज के लोग। तो समाज के लोगों को अपने को जोड़ना है, उसके लिए हम क्या कार्य करें? सबसे पहले पूरब दिशा सामाजिक संबंधों की होती है। पूरब दिशा में हम अगर कॉपर या ब्रास के सूर्य लगाते हैं तब निश्चित रूप से संबंध हमारे पास आते हैं। दूसरी बात, विवाह तो आ चुके, अगर पितृ अपने खुश नहीं हैं तो विवाह में विलम्ब आएगा ही आएगा। पितरों को खुश करने के लिए साउथ वेस्ट, जिसको नैरथ कोण बोलते हैं, उसमें अपने पितरों की तस्वीर लगाइए। विवाह सामाजिक संबंध से आ चुका, अब वह पूरा परिपक्व कैसे हो, 100% विवाह कैसे हो, उसके लिए आग्नेय कोण को बैलेंस करें। आग्नेय कोण में आप लाल कलर करिए। अगर यह 3 उपाय अगर आप करते हैं तब निश्चित रूप से आपके कम समय में अच्छे संबंध होगा ही होगा। विवाह में अगर देखा जाए, शादी या फंक्शन जो भी होता है, शुभ कार्य अगर जिनमें गए, अक्सर देखा जाता है कि काले कपड़ों को या काले रंग के शूज़ को अवॉइड किया जाता है। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इसको अवॉइड नहीं करती और शादी विवाह में भी पहन लिया जाता है आजकल जो मॉडर्न ज़माना है। तो क्या इस रंग का विवाह पर या शुभ कार्यों पर कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, रंगों का तो जीवन में पूरा महत्व है। सूर्य की किरण जिस भी कलर पर पड़ती हैं तो उसके परावर्तन से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं वह गुरु ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु ग्रह के संबंधित मित्रगत ग्रहों के आप कलर पहनते हैं तब निश्चित रूप से आपके शादी संबंधों में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यदि आप काले कलर के, ग्रे कलर के ये कपड़े पहनते हैं तो ये राहु केतु शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमको सभी लोगों को गुरु ग्रह से संबंधित या गुरु ग्रह के मित्रगत ग्रह जैसे मंगल, चंद्र, इनके कलर पहनना चाहिए। जैसे लाल, पीला, यह सब कलर आप पहनते हैं तब निश्चित रूप से उस घर में मांगलिक कार्य होते भी हैं और वह मांगलिक कार्य सफल भी होते हैं। प्रयास जी, अब बात करेंगे विवाह के इनविटेशन कार्ड या पत्रिका की। बहुत सारे कलर के कॉम्बिनेशंस के कार्ड मार्केट में अवेलेबल्स हैं। लोग अपनी पसंद के अनुसार उन्हें खरीद भी लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन का शायद वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपके अनुसार, वास्तु के अनुसार, क्या कलर कॉम्बिनेशन या किस कलर का कार्ड या पत्रिका होनी चाहिए कि जिससे कि विवाह जो है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, निर्विघ्न संपन्न हो? आपको जैसे पहले के समय में जानकारी हो कि पहले के समय में पीले चावल दिए जाते थे। पीले चावल ही वे विवाह का निमंत्रण होते। पीले चावल क्यों दिए जाते थे? क्योंकि चावल में चंद्रमा का वास। और पीले क्यों किए जाते? क्यों? गुरु का। तो गुरु और चंद्र जैसे ही मिलते तो गज केसरी योग बनता और वह मांगलिक कार्य को दर्शाता है। इसीलिए आप विवाह पत्रिका जो भी छपवा रहे हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप विवाह पत्रिका पीले और लाल कलर का ही उपयोग करें। आप अदर कलर का उपयोग करते हैं तब आपको कुछ समय के लिए तो लगता है कि हमको इससे कोई समस्या नहीं है। तत्काल तो देखो किसी भी चीज़ का प्रभाव आपको नहीं दिखता, लेकिन अगर आप पीले कलर और लाल कलर की पत्रिकाएं छपवाएंगे तो आपके विवाह में किसी भी प्रकार का विलंब या किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। आपके जितने भी रिश्तेदार संबंधी आएंगे वह विवाह में आपकी तारीफ ही करके जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सब अच्छा करते हैं, उसके बाद भी विवाह में विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। यही छोटी छोटी गलतियां ही हमारे विवाह में विघ्न बाधाएं बनती हैं। इसलिए पत्रिका का कलर पीला और लाल ही उपयोग करें। प्रयास जी, विवाह भी हो गया, चाहे वो अरेंज हो या लव मैरिज हो, लेकिन होने के बाद देखने में आता है कि कई बार
क्लेश भी चालू हो जाता है। तो वो विवाह जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छे से चलता रहे, सुखमय हो, उसके लिए भी क्या वास्तु में कोई टिप्स हैं जो कि आप युवा पीढ़ियों से देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो शादी के लिए जो बेडरूम तैयार होता है, वह बेडरूम गलत दिशा में ना बनाओ। गलत दिशा कैसे? कि वह ईस्ट साउथ ईस्ट एक मंथन का जोन होता है, उसमें आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। WNW जोन एक होता है, वह आपका डिप्रेशन का जोन होता है, उसमें आपका बेड नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार साउथ साउथ वेस्ट एक विसर्जन का जोन होता है, उसमें भी आपका बेड नहीं आना चाहिए। इन 3 जोनों में अगर आपका बेडरूम नहीं बनता, तब निश्चित मानिए कि वह जीवन सफल होगा। दूसरी बात, जिस कमरे को आप तैयार कर रहे हैं, अगर वह दिशागत कलर उस कमरे का करते हैं, जैसे मान के चलो अट्रैक्शन के कोण में नॉर्थ वेस्ट में आपने अपना बेडरूम बनाया और उसका ब्लू कलर करा, तब निश्चित रूप से वह आपके लिए शुभ होगा। इसी प्रकार साउथ वेस्ट में अगर आपने अपना बेडरूम बनाया और वहाँ पीला कलर किया, तब वह निश्चित रूप से शुभ होगा। वहीं साउथ वेस्ट का रूम है और आपने वहाँ नीला कलर कर दिया, हरा कलर कर दिया, तब निश्चित रूप से आपके संबंध खराब होंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप फोटो फ्रेम का ध्यान रखेंगे, किस वॉल पे लगानी है, क्या करना है, तब निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में पारस्परिक संबंधों में प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। एक समस्या है जो कि आजकल अक्सर देखने में आ रही है, संतान उत्पत्ति की। हालांकि ये मेडिकली भी एक समस्या है, लेकिन अगर मैं वास्तु के अनुसार इसे पूछूं कि संतान उत्पत्ति में भी वास्तु का कोई महत्व होता है? कई लोग हैं जो कि माता पिता नहीं बन पाए हैं, ऐसा हो सकता है कि वास्तु के उपाय करने से उन्हें ये सुख मिल पाए? देखिए, संतान उत्पत्ति में जो अब जेंट्स जो होते हैं, वह गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर ईशान कोण में दोष होगा और आग्नेय कोण में दोष होगा, तब निश्चित रूप से उस घर में संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी। संतान की उत्पत्ति का तो आपने उपाय बता दिया, अब संतान हो भी गई, लेकिन कई बार देखने में आता है जैसे नामकरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक मोड़ होता है किसी भी बच्चे का रखते समय। तो संतान का नाम रखते समय भी क्या किसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जो संतान है वो विद्वान निकले और कहें कि होनहार भी रहे? देखिए, नाम का तो विशेष महत्व है। आप जैसे नाम रखते हैं वैसे व्यक्ति का जीवन भी बनता है। जैसे कि मान के चलो, आपका जेंट्स या लेडीज या किसी भी प्रकार के आप नाम रख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि कुंडली में उसका चंद्रमा किस घर में बैठा है। जिस घर में जैसे 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस में जिस हाउस में चंद्रमा बैठता है वह उस व्यक्ति की राशि होती है। जैसे मान के चलो मेरी कन्या राशि है, कन्या राशि से मान के चलो आपने नाम रख दिया 4थे नंबर की राशि का, जैसे कन्या तुला वृश्चिक धनु राशि का आपने नाम रख दिया, तो उस व्यक्ति के जीवन में पर्यंत आपको संकट बने रहेंगे। अगर आप चंद्रमा में की राशियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति का नाम फलदायी होगा। जी, एक प्रश्न और निकल कर आ रहा है विवाह को लेकर ही कि विवाह होने के पश्चात तलाक की नौबत भी आ रही है, कई बार देखने में आ रहा है। बहुत सारे अखबारों में भी केस आते हैं और देखने को भी मिलते हैं तलाक के कारण। तो तलाक क्या कोई घर में वास्तु दोष होने की वजह से तलाक का कारण हो सकता है या कोई अन्य वजह हो सकती है? वास्तु के अनुसार तलाक का मुख्य कारण यह होता है कि जिन भी व्यक्ति का बेडरूम साउथ वेस्ट जोन, जिसको बोलते हैं विसर्जन का कोण, अगर उस कोण में किसी व्यक्ति का बेडरूम और बेड आ जाता है, तब निश्चित रूप से उनका तलाक हो जाता है। अगर प्रारब्ध अच्छा है, पुण्य बुलंद है, तो उनका अगर तलाक नहीं होता है तो उनमें नोक झोंक बनी रहेंगी। और प्रारब्ध अच्छा है तो उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे, और प्रारब्ध अच्छा है तो किसी भी प्रकार की उनमें खटपट बनी रहेगी। इसलिए आपके साउथ वेस्ट जोन में बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर उस जोन में बेडरूम नहीं है तब निश्चित रूप से तलाक की स्थिति नहीं आएगी। प्रयास जी, विवाह के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत होती है घर की। व्यक्ति एक सपना देखता है कि खुद का घर हो, मेहनत दिन रात मेहनत करके वो पैसे इकट्ठे भी कर लेता है और खुद का घर या प्लॉट खरीद लेता है, और फिर वो शुरू करता है उस प्लॉट पर मकान बनाना। लेकिन मकान बनाने के दौरान कई बार देखने में आता है कि मकान बनना शुरू ही नहीं हो पाता पूरे प्रयास करने के बाद, या बनाना शुरू कर दिया लेकिन बीच में किसी न कोई अवरोध ऐसा आ जाता है कि वो रुक जाता है। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है और क्या उपाय हो सकता है जिससे कि वो अवरोध ना आए और वो कार्य संपूर्णता से चलता रहे? मकान बनने में जो अवरुद्ध आता है, जैसे मकान का कार्य चालू हुआ फिर बंद हो गया, उसमें सबसे बड़ा अवरुद्ध है कि जब आपने शिलान्यास किया उस समय वह मुहूर्त कैसा था।
अगर आप शिलान्यास गलत समय में, गलत मुहूर्त में करते हैं तो उस मकान में हमेशा विघ्न आता है। दूसरी बात, संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, आपको लगा कि जो पैसे देके ज़मीन मेरी हो गई, तो ऐसा नहीं होता। उसमें सूक्ष्म जीव जंतु और उसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियों का वास उस ज़मीन में होता है। तो सबसे पहले उसको आज्ञा लेनी पड़ती है कि इस भूमि में जो भी देवी देवता निवास कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, ज्ञात रूप से अज्ञात रूप से जो भी शक्तियाँ इसमें वास कर रही हैं, हम इस भूमि को अपने निवास योग्य बनाना चाहते हैं। यदि आप इस भूमि पर हमको निवास योग्य की अनुमति प्रदान करें, यदि आप इस भूमि पर रहना चाहते हैं तो इस भूमि पर रहें, यदि आप इस भूमि से अन्यत्र कहीं जाना चाहते हैं तो इस श्रीफल में स्थापित हो जाएं। ऐसे देव आज्ञा की अनुमति पहले लेनी पड़ती है। उसके अलावा इसमें अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि मकान बनाते समय हम किस डायरेक्शंस में लाइट वेट सामान रख रहे हैं और किस डायरेक्शंस में हैवी वेट सामान रख रहे हैं। यह 3 स्थितियां अगर आप देखते हैं तो आपके मकान में विघ्न बिल्कुल नहीं आएगा और आपका मकान का कार्य लगातार चालू रहेगा। प्रयास जी, जैसे मान के चलिए किसी के 2 मकान हैं, लेकिन दोनों जगह रह पाना मुश्किल होता है। कई बार किसी की जॉब बाहर होती है, बाहर उसने दूसरा मकान ले लिया और एक यहाँ खुद के शहर में अलग मकान है। तो अगर जिस मकान में वो नहीं रहता है तो उसके ना रहने से मकान पर कोई प्रभाव पड़ता है, वास्तु दोष के अनुसार कोई नकारात्मकता या कोई ऐसी चीज़? देखिए, आपका कहने का मतलब ये है कि वास्तु में जो व्यक्ति जहाँ रहता है वह उसका प्रभाव पड़ता है कि जो नहीं रहता उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो भी व्यक्ति जिस जगह पर रहता है उस जगह का प्रभाव उस पर पड़ता है। चाहे वह किराए के मकान में रहे, चाहे वह घर के मकान में रहे, चाहे वह फ्लैट में रहे और चाहे उसके कितने भी मकान हो। मान कर चलो आपके 5 घर हैं और या 2 घर हैं और आप मान के चलो जिस घर में रहते हैं वहाँ की वास्तु आपको प्रभावित करेगी, दूसरे घर की वास्तु आपको कोई प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन दूसरे घर में जो व्यक्ति रह रहा होगा उसको उसकी वास्तु प्रभावित करेगी। यदि दूसरे घर में ऊपरी हवा है तब निश्चित रूप से वह आपको प्रभावित कर सकती है। जैसे किराए के मकान में कुछ लोग रहते हैं, हर किसी के पास संभव नहीं है कि खुद का मकान ले पाए, तो किराए के मकान में रहकर भी गुजर बसर करते हैं। तो किराए का मकान में जो रह रहे हैं तो उसका भी वास्तु देखना चाहिए या उसके वास्तु का जो किराएदार है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है? जी ज़रूर। वास्तु का मतलब ही ये है कि पंच तत्वों को बैलेंस करना। चाहे आप कहीं भी रहें, किराए के मकान में रहें, चाहे घर के मकान में रहें, चाहे किसी भी जगह पर रहें, अगर वहाँ का वास्तु अव्यवस्थित होगा, वहाँ के पंच तत्व अव्यवस्थित होंगे, तब निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को ही समस्या आएगी। अगर किराएदार अपनी चाहता है कि उसकी उन्नति हो और वह नए घर में अच्छे से पहुँचे, कम समय में पहुँचे, तो उसको वास्तु व्यवस्थित मकान अगर मिल जाता है तो उसमें रहने से उसकी उन्नति होती है। और वास्तु विपरीत अगर कोई घर होता है तो उसमें वह परेशानियाँ ही भुगता है। अब थोड़ी बात व्यापार की भी, कि फैक्ट्री है किसी की और वास्तु के अनुसार बना भी ली, लेकिन उसके बावजूद जो जैसी चलनी चाहिए वह नहीं चल रही है या लगातार अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय है? क्योंकि वास्तु के अनुसार तो पहले ही वो फैक्ट्री बनाई गई थी, तो अब वास्तु को उसमें गलत कहें या वास्तु सही से नहीं हुआ वो? वास्तु में प्रत्येक व्यक्ति दिशा पे ध्यान देखता है और दिशागत उसने मान के चलो पूरी फैक्ट्री बना ली, अग्निकोण में जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट लगा लिए, साउथ वेस्ट में भारी करके मशीनरी लगा दी, लेकिन दिशा से ज़्यादा महत्व है दशा का। क्यों? क्योंकि दिशा तो जो सूर्य उदय के समय पे ही प्रभावित डालती है, लेकिन दशा 24 घंटे कार्य करती है। 2 प्रकार की ब्रह्मांड में ऊर्जाएं होती हैं, एक कॉस्मिक एनर्जी जो सूर्य से प्राप्त होती है और दूसरी जियोपैथिक एनर्जी जो 24 घंटे भूमिगत होती है। इसलिए भूमिगत ऊर्जा को अगर व्यक्ति जो देखता है तो उसकी फैक्ट्री दिन दुगनी रात चौगनी उसको वृद्धि करती है। उसके अलावा फैक्ट्री में आप जैसे ये मैच करें कि फैक्ट्री कितने लोगों के साथ आप पार्टनरशिप में चला रहे हैं। मान के चलो 3 पार्टनर हैं तो उनकी कुंडली का विवेचन करो कि फैक्ट्री में आपकी व्यवस्थित उनकी कुंडली से मैच हो रही है या नहीं हो रही। नहीं हो रही तो उसके उपाय करें। तीसरा कि जिस व्यक्ति के नाम से आपने फैक्ट्री को लिया उसकी कुंडली का दशमेश का अध्ययन करो, दशमेश 10th हाउस का, कि उस कुंडली की क्या लिखा है और वह किस चीज़ का व्यापार कर रहा है। अगर यह सब चीज़ें व्यवस्थित करते हैं तब निश्चित रूप से फैक्ट्री बढ़ेगी और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति उस फैक्ट्री पर होगी। एक लास्ट में आपसे सवाल पूछूंगा कि बहुत सारे सीरियल्स भी बनते हैं भूत प्रेत को लेकर, तो आप मानते हैं कि किया कराया भूत प्रेत भी होता है कि किसी ने भूत बाधा उत्पन्न कर दी तो व्यापार में या उसके जो निवास है घर पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है? क्या वास्तु शास्त्र में ये इसका कोई उल्लेख है? देखिए, वास्तु शास्त्र में उस भूत प्रेत की यंत्र बाधा को तो हम इस तरह से नेगेटिव एनर्जी में डिफाइन करते हैं। जब घर में जैसे आप रहते हैं वहाँ आपको आलस ही आलस आए
या उस घर में रहने के बाद आपके एक्सीडेंट होना चालू हो जाएँ, उस घर में रहने के बाद आपके बुरे-बुरे सपने आते हों, उस घर में रहने से आपको दिन में भी आपको ऐसा फ़ील होता हो कि कोई कार्य ना करें, तो ये 100% है कि आपके घर में कोई बड़ा वास्तु दोष है। वास्तु दोष जब होता है तब नेगेटिव एनर्जी हमको चारों ओर से घेर लेती है। चाहे आप उसको भूत-प्रेत का नाम ले लीजिए या किसी भी प्रकार से उसका नाम बदल दीजिए। अगर आप अपने घर में वास्तु अनुसार भूमि की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और दिशाओं को व्यवस्थित बैलेंस करते हैं, तब निश्चित रूप से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस जगह नहीं हो सकती। यह सबसे निवेदन है। तो हमारे साथ थे प्रख्यात वास्तुविद प्रयास मंगल जी, जिन्होंने बताया कि विवाह अगर नहीं हो रहा हो तो क्या उपाय करें जिससे कि विवाह हो जाए, और विवाह होने के पश्चात भी क्या उपाय करें कि आपका विवाह अच्छे सुख समृद्धि के साथ चलता रहे और संतान उत्पत्ति हो और आपके घर में खुशहाली बनी रहे। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपके व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो या घर में कुछ दिक्कतें आ रही हो तो उन्हें आप कैसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा भी साथियों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप वास्तुविद प्रयास मंगल जी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आपके आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों या रिलेटिव्स में अगर कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो इस वीडियो को देखकर समझ सकें और उन समस्याओं को दूर कर सकें। इसी के साथ मैं गौरव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।